नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। डिजिटल भारत के आज 10 साल पूरे। देश के सशक्तिकरण, डिजिटल पेमेंट पर पीएम मोदी ने कहा अगला दशक होगा और भी परिवर्तनकारी। अमेरिका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, सफल व्यापार समझौते की जताई उम्मीद। बोले भारत अमेरिकी रिश्ते मजबूत और सकारात्मक दिशा में। अमेरिका ने इजराइल के साथ $510 मिलियन की हथियार डील को दी मंजूरी। ईरान के धर्मगुरु ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया फतवा। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी के लिए खींचतान तेज। डीके शिवकुमार गुट का दावा, उनके समर्थन में हैं 100 विधायक। कोलकाता लॉ कॉलेज में रेप मामले में एसआईटी का चौंकाने वाला खुलासा। प्री प्लान था रेप कांड, जांच एजेंसी के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज। खबरों में सबसे पहले बात डिजिटल इंडिया की। आज डिजिटल इंडिया मिशन को 10 साल पूरे हो गए हैं। 10 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि देश पहले की तुलना में कितना बदल गया है। भारत में अब 97 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मुहिम के मौके पर कहा कि पिछले 1 दशक के सफर में हम एक ऐसी यात्रा के साक्षी रहे जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ और सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि हम डिजिटल इंडिया के 10 साल मना रहे हैं। इंडिया फर्स्ट से इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए डिजिटल इंडिया सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया है, बल्कि ये लोगों का आंदोलन बन गया है। आज डिजिटल इंडिया को 10 साल पूरे हो गए। देखिए, एब्सोल्युटली इसमें तो कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान के डिजिटल रीच को सलाम कर रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट का पेनिट्रेशन, चाहे वो बिजनेस हो, एजुकेशन हो, हर चीज में सबसे ज्यादा है। आप देखिए, सफर करने से लेकर के हॉस्पिटल तक सब कुछ इंटीग्रेटेड है। जिस तरह का डिजिटलाइजेशन हिंदुस्तान का हुआ है वो तो अमेरिका में भी नहीं है। ये भी ध्यान रखिए, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जिस हिसाब से हिंदुस्तान ने एक लंबी छलांग लगाई है, लोग हंसते थे। यही चिदंबरम, यही कांग्रेसी, जब डिजिटल पेमेंट्स की बात होती थी तो पार्लियामेंट में मखौल उड़ाते थे। ये विपक्षी कहते थे ये तो अजब कहानी है, हर जगह इंटरनेट कनेक्शन कैसे होगा? ये सब्जी वाले क्या फोन लेकर के वो बकायदा बार कोड से पेमेंट करेंगे? मजाक उड़ाया जाता था कि पागल हो गए हैं सत्ता वाले। ये इस तरह का हवाई बात आज सबको उस तरह के वीडियोस को निकाल करके इन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पे, उनके टैग पे भेजना चाहिए टाइमलाइन के ऊपर कि ये देखो तुमने क्या कहा था। आज 10 साल में जिस तरह से हम बढ़े हैं, ये शुरुआत है। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये तो अभी हमने सिर्फ नींव डाली है, इसके ऊपर जो इमारत खड़ी होगी, हिंदुस्तान अगले 10 साल में इस तरह की चीजों में वर्ल्ड लीडर होगा। बिल्कुल। खबरों में अब बात विदेश मंत्री के अमेरिका दौरे की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग कई क्षेत्रों में बढ़ रहा है। एस जयशंकर ने उम्मीद जताई कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर जल्द सहमति बन सकती है। इस मुद्दे पर बातचीत काफी आगे बढ़ गई है। ये बातचीत थोड़ी जटिल है, लेकिन दोनों देशों के बीच समझदारी से हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बीच में यह शायद उससे भी आगे। मुझे उम्मीद है कि हम इसका सफल अंत कर पाएंगे। हालांकि इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती क्योंकि इसमें दूसरा पक्ष भी शामिल है, लेकिन यह पूरी तरह से मुमकिन है। एस जयशंकर ने आज जिस तरह से अमेरिका दौरे पर हैं और जो बयान आए हैं वो काफी सकारात्मक। देखिए, बहुत सारी चीजें एक साथ दुनिया में हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीति, उनके मूड का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए विदेश मंत्री सहमे सहमे और अपनी बातों को तौल तौल के रख रहे हैं। अदरवाइज जो खबर आ रही है
वो तो यही आ रही है कि 9 तारीख का डेडलाइन है, 8 तारीख से पहले हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर के एक समझौता हो जाएगा और टफ निगोशिएशंस चल रहे हैं। हिंदुस्तान अपनी शर्तों के ऊपर इस समझौते में जाएगा और बहुत कुछ हासिल करेगा, लेकिन इस काम के लिए तो एक अलग टीम गई हुई थी। अचानक से जयशंकर साहब वहां जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कूटनीतिक बातें भी होगी। दुनिया में जिस तरह से माहौल बदल रहा है, जिस तरीके से ईरान चीन से सट रहा है, वहां से हथियार ले रहा है, जिस हिसाब से ईरान ने कहा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब फिर से बनाएंगे, कई सारी चीजें वो सॉल्व होने वाली है इस यात्रा में। और ये लग रहा है कि अमेरिका और भारत, जो उनका पहला सेंटेंस था कि हम लोगों की बातचीत सिर्फ टैरिफ को लेकर के नहीं है बल्कि और भी चीजों को लेकर के बातचीत होनी है, उस पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर हार मानने को तैयार नहीं, वो लगातार ट्रंप और नेतन्याहू को धमका रहा है। इस बीच अमेरिका ने इजराइल को $510 मिलियन की हथियार डील के तहत JDAM किट्स देने की मंजूरी दी है। JDAM सामान्य बमों को GPS निर्देशित स्मार्ट बम में बदलता है जो सटीक हमले करता है। ये डील इजराइल की सैन्य ताकत बढ़ाएगी। वहीं ईरान के सबसे सीनियर शिया धर्मगुरु ग्रांड अयातुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक धार्मिक फतवा जारी किया है और दोनों को इस्लाम का दुश्मन बताया है। ईरान हार नहीं मान रहे, इधर ट्रंप और इजराइल जिस तरह की नीति बना रहे हैं उससे उसकी टेंशन बढ़ी। देखिए, आप ट्रंप के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी करते हैं कि भाई मार दो इसको। आपने दुनिया भर के मुसलमानों से आपने अपील की है कि इन दोनों को मार दो, तो फिर आप बचोगे कैसे? आप कैसे बचोगे? ट्रंप ने आपको छोड़ दिया कि खामनेई को छोड़ देना, मत मारना, अदरवाइज टारगेट पे तो आप आ गए थे। और आप पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस तरह की जो राजनीति है, इस तरह की कूटनीति, आप टेररिज्म को आपने बाकायदा आत्मसात कर लिया। आपने आत्मसात कर लिया, आपने कह दिया कि टेररिज्म इज पार्ट ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी। यही पाकिस्तान कर रहा है। दूसरी चीज, आपने ये भी कह दिया कि भाई हम बम बनाना शुरू कर रहे हैं। आइए, ये जो कह रहा है कि हम आके निरीक्षण करेंगे, जो आपका इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है उसको आप उससे मुकर रहे हैं, तो आप युद्ध को न्योता दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। और ये न्योता इसलिए पड़ रहा है, ये एक संकेत इसलिए भी कि अब ये जो टारगेटेड किलिंग करता है इजराइल, उसके लिए 7,000 इस तरह के एलिमेंट जो है वो इंपोर्ट हो रहा है। $510 मिलियन का ये डील है। मतलब एक एक मिसाइल वो टारगेट किलिंग करने के लिए वो बिल्कुल उसके लिए वो तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब तो साफ है कि ये युद्ध विराम नहीं था, युद्ध के बीच सिर्फ पॉज बटन दबा था। और ईरान ने पिछले 24-48 घंटे में जिस जिस तरह के बयान, जिस जिस तरह का ऐलान और जिस तरीके से वो बर्ताव कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि लड़ाई फिर से शुरू होने वाली है। सही कहा आपने। और खबरों में अब बात कर्नाटक के सियासी संकट की। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। नेताओं के बीच जोड़तोड़ की सियासत तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला आज भी विधायकों से बात कर रहे हैं। इधर DK शिवकुमार के करीबी विधायक इकबाल हुसैन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के करीब 100 विधायक शिवकुमार के साथ हैं और वो चाहते हैं कि अब नेतृत्व परिवर्तन हो। उन्होंने चेताया कि अगर अब बदलाव नहीं हुआ तो 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हुसैन ने कहा, हमारी मांग साफ है, DK शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सियासी संकट बहुत ज्यादा बढ़ गया कर्नाटक में। देखिए, सियासी संकट शुरू से ही था। ये राहुल गांधी की जो राजनीति है वो समझ के पड़े है। एक गलती आपने राजस्थान में किया, राजस्थान से आप गायब हो गए। वहां आपने पायलट साहब को इसी तरह से लिम्बू में लटका करके रखा।
उसने चुनाव जितवाया और उसको ही साइड कर दिया आपने। वो फैसला नहीं ले पाए, लेकिन यही काम आपने मध्य प्रदेश के अंदर भी किया। तो मध्य प्रदेश में तो सिंधिया साहब ने पार्टी तोड़ दी कि जिताया मैंने और मुख्यमंत्री बनाने का समय आएगा तो आप कमलनाथ को बना दोगे, पार्टी ही तोड़ दी। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी वहां पे खड़ी नहीं हो पाई। ऐसी ही धमकी, ऐसी ही बातचीत कर्नाटका में हो रही थी। चुनाव जिताया डीके शिव कुमार ने, आपने मुख्यमंत्री बना दिया सिद्धरामैया को। अब 2.5 साल की बात चल रही है तो 2.5 साल पूरा होने वाला है। दिक्कत क्या है कि सिद्धरामैया छोड़ना नहीं चाहते। सिद्धरामैया के साथ आपके बहुत सारे पार्टी के अंदर ही लोग खड़े हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही सिद्धरामैया को बैक कर रहे हैं। डीके शिव कुमार वो कह रहे हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा, कांग्रेस बनाए तो, नहीं तो जो हुसैन साहब कह रहे हैं कि 100 विधायक इनके साथ हैं, आप हमें नहीं बनाओगे तो फिर कहीं और से हम समर्थन लेकर के बना देंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत के भी अपने आप को एकत्रित नहीं रख पाई। और सबसे बड़ा मिसफायर ये हो गया कि जब ये मल्लिकार्जुन खड़गे से ये सवाल पूछा गया कि ये फैसला कब होगा, कैसे होगा, तो उन्होंने कह दिया आला कमान फैसला करेगा। मतलब कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष वो भी गांधी परिवार का गुलाम है। आला कमान का मतलब गांधी परिवार है, अध्यक्ष के हाथ में कुछ नहीं है। जी, खबरों के आखिर में बात कोलकाता रेप मामले की। कोलकाता के लॉ कॉलेज में 25 जून को छात्रा के साथ हुए रेप मामले में पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं जो आरोपियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुख्य आरोपी मनोजीत के फोन में ऐसे वीडियो मिले हैं जिनको देखकर पुलिस भी हैरान है। वहीं मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कहा है कि गैंगरेप पहले से प्लान था। वहीं पीड़िता को पैनिक अटैक के बाद मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा ने इनहेलर दिया, फिर रेप किया। सीसीटीवी फुटेज में तीनों आरोपी और गार्ड की गतिविधियां इसमें कैद है और ये सीसीटीवी फुटेज एसआईटी के हाथ लग चुके हैं। एसआईटी जो दावे कर रही है उससे लगता है कि मुश्किलें ममता की भी बढ़ने वाली हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है इस कांड को देख करके कि किसी बी ग्रेड सिनेमा में जिस तरीके से इस तरह के काम को अंजाम दिया जाता है, कोई खूंखार किस्म का विलन होता है जिसके साथ गार्ड्स भी होते हैं, सारा सिस्टम होता है, सारा वैसा ही तो लग रहा है। ये आदमी मनोजीत मिश्रा, ये व्यक्ति, ये तो नेताओं के बड़े करीब है। ऑलरेडी उसके ऊपर 5-5 केस थे, लेकिन फिर भी ये टीएमसी में था। चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ऐसा कोई नहीं जिसको वो नहीं जानता और जो इनको नहीं जानते। आपने किस तरह की पार्टी बना ली है, और आप जब पकड़े गए ये लोग तो आपके विधायक उसको डिफेंड कर रहे हैं। जो कोई इसके खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ आप बयानबाजी आपके नेता कर रहे हैं। इसका मतलब तो साफ है कि प्री प्लान तो था ही, और यह बात भी तय है कि इस अपराध के बाद टीएमसी ने इसे बचाने की भी कोशिश की, जैसे कि संदेश खाली के केस में हुआ, जैसे आरजीकर के केस में हुआ। यह हर जगह ममता सरकार बलात्कारियों के साथ कैसे खड़ी हो जाती है, ये पश्चिम बंगाल की जनता को सोचना पड़ेगा। और जिस हिसाब से ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बन रहा है, बड़ा मुश्किल लग रहा है अगला चुनाव ममता बनर्जी के लिए। बिल्कुल, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।